Good morning everyone. Today we will talk about झारखंड एंड शेर खां. शेर खां का झारखंड से क्या रिलेशन रहा है? इन्हीं का नाम था शेर शाह सूरी. इनका बचपन का नाम था फरीद खान. ना शेर खां का झारखंड से क्या रिश्ता रहा है, ये जानने से पहले हम लोग शेर खां के अर्ली लाइफ के बारे में कुछ जानते हैं. क्लियर. शेर खां के पिता का नाम था हसन खां. क्लियर. ये लिखना नहीं है, बस सुनते जाइए. शेर खां के पिता का नाम था हसन खां. हसन खां बिहार सासाराम का जमींदार थे. कुछ दिनों तक ये हसन खां की 4 वाइफ्स थी. 4 वाइफ्स में शेर खां पहली वाइफ के पुत्र थे, लेकिन हसन खां अपने 4th वाइफ से ज़्यादा अटैच्ड था. ये जिससे कि शेर खां और हसन खां का रिलेशन हेल्दी नहीं था, लेकिन बाद में इनका रिलेशन ठीक हुआ. तो कुछ समय तक हसन खान ने अपने पिता की जागीर संभाली, लेकिन अपने सौतेले भाइयों के साथ विवाद के कारण वह सारी चीज़ छोड़कर वहाँ से चला गया और बाद में वो साउथ बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी के साथ के यहाँ नौकरी करने लगे. बहार खां लोहानी, दूसरा नाम आया बहार खां लोहानी. क्लियर. हसन खां के बेटे थे शेर खां. इन्होंने अपने पिता की जागीर संभाली और कुछ दिन उसके बाद उनके सौतेले भाइयों के साथ इनका विवाद हुआ, तो ये चले गए इनके पास सर्विस करने. अब ये बहार खां लोहानी के पास सर्विस कर रहे थे, लेकिन 1526 एडी में पानीपत का फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ. फर्स्ट, ये बात हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं. फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ये किनके बीच हुआ था, तो हम लोग देख चुके हैं. इब्राहिम लोदी एंड बाबर के बीच हुआ था, जिसमें कि बाबर जीत जाते हैं और इब्राहिम लोदी हार जाते. और लोदी हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, ये अफगान रूलर्स थे. फर्स्ट अफगान रूलर्स लोदी. ना शेर खां ये भी अफगान ही थे. क्लियर. अब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ और इब्राहिम लोदी हार गए. इब्राहिम लोदी जब हार गए और बाबर ने अपने मुगल साम्राज्य की स्थापना की, तो जो एक अफगानी रूलर्स नोबल्स थे ने एक अफगानी नोबल ने अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया ना. इसमें बहार खान लोदी भी थे. बहार खान लोहानी ने भी अपने आप को आज़ाद शासक घोषित कर दिया. अब शेर खां इनके पास सर्विस कर रहे थे, लेकिन जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, तो शेर खां चले गए बाबर के पास चले गए और इनकी आर्मी में भर्ती हो गए शेर खां. लेकिन चंदेरी की युद्ध के बाद वो वापस फिर से आ गए बहार खां लोहानी के पास, और ये पुनः वापस आते हैं बहार खां लोहानी और इनके पुत्र जलाल खां लोहानी के संरक्षक बन जाते हैं. क्लियर. और जब बहार खां लोहानी की मृत्यु होती है 1528 में, तो इन जो बहार खां लोहानी की पत्नी थी, उन्होंने शेर खां को अपने पुत्र जलाल खां लोहानी का संरक्षक बना दिया और प्रधान शासक भी बना दिया ना. कुछ समय तक ये रिलेशन हम लोग जस्ट ब्रीफ में इसको देख रहे हैं. फिर बाकियों को ये पसंद नहीं आया तो वो विद्रोह करने लगे, लेकिन शेर खां इनका दमन कर दिए, जिससे कि जलाल खां लोहानी जो बहार खां लोहानी के पुत्र थे, वो अफगान सरदारों के साथ बंगाल भाग गया. उसके बाद शेर खां दक्षिण बिहार का
वास्तविक शासक बन जाता है। क्लियर। तो ये कुछ शेर खां के अर्ली लाइफ के बारे में। क्लियर। लोग देखते हैं। फरीद खान। शेर खां के बचपन का ही नाम था फरीद खान। इसी चीज को हम लोग एक लाइन में लिख रहे हैं, एंटर्ड द सर्विस ऑफ बहार खां लोहानी। बहार खां लोहानी कौन थे? वो साउथ बिहार के सूबेदार थे। द मास्टर ऑफ साउथ बिहार। इन 1527-28 की बात है। जो शेर खां थे वो बाबर के सर्विस ज्वाइन कर लेते हैं। शेर खां बाद में, शेर खां, ये फरीद खां ही है, शेर खां ज्वाइंड बाबर सर्विस लेकिन वो वापस फिर आ जाते हैं। एंड देन रिटर्न टू साउथ बिहार, और फिर वो तुरंत वापस आ जाते हैं। एंड देन रिटर्न्ड टू साउथ बिहार। ये चंदेरी की युद्ध के बाद बाबर को तो ज्वाइन करते हैं जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ इन 1526, मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। बाबर की आर्मी उन्होंने ज्वाइन किया था, लेकिन वो हमेशा मुगलों के अगेंस्ट रहे हैं क्योंकि शेर खां अफगानी थे। क्लियर। नाउ ज्वाइन बाबर सर्विस एंड देन रिटर्न टू साउथ बिहार। क्लियर। नाउ आफ्टर द डेथ ऑफ, ये 1527-28 की बात है। 1527-28 After the death of Bahar Khan Lohani in 1528, after the death of Bahar Khan Lohani in 1528, बहार खां लोहानी की मृत्यु के बाद इनकी पत्नी, बहार खां लोहानी की पत्नी ने इनको अपने बेटे का संरक्षक और प्रधान शासक बना दिया। हिज वाइफ बहार खां लोहानी की वाइफ ने अपॉइंटेड शेर खां as and guardian of minor king. माइनर किंग जलाल खां लोहानी। क्लियर। जो हम लोग बात कर चुके हैं जलाल खां लोहानी के बारे में।
किनके पुत्र थे? बहार खां लोहानी के। जहाँ फ्लेड टू बंगाल, ये बंगाल भाग गए अफगानी सरदारों के साथ, फ्लेड टू बंगाल, जिससे कि शेर खां का रास्ता क्लियर हो जाता है और वो वास्तविक शासक बन जाता है। क्लियर द वे ऑफ शेर खां, क्लियर्ड द वे ऑफ शेर खां, क्योंकि बहार खां लोहानी का एक मात्र जो ये दावेदार था सत्ता का वहाँ साउथ बिहार का, वो बहार खां लोहानी का पुत्र जलाल खां लोहानी था। जब वही भाग गए तो शेर खां का रास्ता क्लियर हो गया और ये जो शेर खां थे अज्यूम द टाइटल ऑफ, शेर खां अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ हजरत ए इला, क्लियर, और अपने आप को शासक घोषित कर दिया। बिकेम द वर्चुअल रूलर ऑफ साउथ बिहार, बिकेम द वर्चुअल रूलर ऑफ साउथ बिहार, क्लियर। तो ये 1530 की बात है और 1530 में ही हम लोग देख रहे हैं ये वास्तविक शासक बन गया शेर खां 1530 में। और जैसे जैसे शेर खां, शेर शाह सूरी ये साउथ बिहार में स्ट्रॉन्ग अपने पावर गेन कर रहे थे और उधर जो देख रहे हैं हम लोग बाबर का शासन था, वहाँ बाबर की मृत्यु हो गई 1530 में और हुमायूं सत्ता में आया, क्लियर। तो उधर हुमायूं आया और इधर ये स्ट्रॉन्ग हो गए और वहाँ हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं जो बहार खां शेर खां अफ़गान थे, वो मुग़ल थे। ये अफ़गान हमेशा मुग़लों के अगेंस्ट रहे हैं, क्लियर। अब देखते हैं हम लोग आगे की बात। अब हम लोग झारखंड से इसका कुछ रिलेशन देखते हैं। ये जस्ट शेर खां के बारे में एक ब्रीफ आइडिया था। अब हम लोग देखते हैं। तो शेर खां साउथ बिहार का रूलर बन गया 1528 में, जब बहार खां लोहानी की मृत्यु हो गई। ध्यान रहे बहार खां लोहानी के यहाँ वो काम कर रहे थे शेर खां। उस समय एक बार फरीद खां, उनका बचपन का नाम फरीद खां था। ध्यान रहे शेर खां नाम बहार खां लोहानी ने ही दिया है। हिस्ट्री में ये क्वेश्चन पूछा जाता है शेर खां नाम किन्होंने दिया है, तो बहार खां लोहानी ने ही। उन्होंने एक बार फरीद खान ने एक बार एक शेर को अकेले मार दिया था। इसके पीछे और भी स्टोरी है, तो आप इंडियन हिस्ट्री में वो देखेंगे। तो उस समय बहार खां लोहानी ने फरीद खां को शेर खां का नाम दिया, क्लियर। और जब आगे देखिए शेर शाह सूरी नाम उनका कैसे पड़ता है, वो आगे भी देखेंगे, आप इंडियन हिस्ट्री में भी देखेंगे। नाउ नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे झारखंड के टर्म में केवल अब हम लोग बात करेंगे शेर खां का, शेर खां और झारखंड। ना फर्स्ट जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, झारखंड में क्वेश्चन पूछा जाता है झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किनको जाता है। तो झारखंड में द क्रेडिट ऑफ पेविंग द वे, द क्रेडिट of paving the way for the entry of Muslims goes to Farid Khan. For the entry of Muslims in Jharkhand goes to Sher Khan. क्लियर। नेक्स्ट बात है ड्यूरिंग द हुमायूं शेरशाह
कॉन्फ्लिक्ट, हुमायूं और शेरशाह कॉन्फ्लिक्ट के समय हम लोग जान रहे हैं, ध्यान रहे 1530 में ये पूरी तरीके से सत्ता में आ गए शेरशाह, और उधर बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं मुगल साम्राज्य के नेक्स्ट रूलर बने। क्लियर। नाउ ड्यूरिंग द हुमायूं शेरशाह कॉन्फ्लिक्ट, शेरशाह कॉन्फ्लिक्ट, उनके संघर्ष के दौरान शेरशाह यूज्ड झारखंड एरिया इन मेनी ऑफ हिज कैंपेन। शेरशाह यूज्ड झारखंड एरिया in many of his clear। शेरशाह ने अपने मुगलों के विरुद्ध अपने संघर्ष में झारखंड क्षेत्र का कई बार उपयोग किया। ये बात है 1530 to 1540 AD। इस समय हुमायूं मुगल साम्राज्य के शासक थे। क्लियर। ये सब भी ध्यान में रखना होगा, मुगल साम्राज्य भी पैरेलली, इसलिए हम लोग पहले ही देख चुके हैं पूरी बात। नाउ वाइल एस्टैब्लिशिंग, शेरशाह के बारे में बात हो रही है, वाइल एस्टैब्लिशिंग हिज कंट्रोल ओवर बंगाल, वाइल एस्टैब्लिशिंग his control over Bengal, Sher Shah used the route, Sher Shah used the route, ये ध्यान रखना है अभी हमें, used the route through तेलियागढ़ी in रामगढ़ in राजमहल हिल्स। तेलियागढ़ी इन राजमहल हिल्स, क्लियर। ये कहाँ है तो साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर। राजमहल की पहाड़ियों के बीच स्थित है, ये तेलियागढ़ी राजमहल की पहाड़ियों के बीच स्थित है और इसी रूट का उन्होंने यूज़ किया। मुगलों, ये जो शेरशाह जा रहे थे, वाइल एस्टैब्लिशिंग हिज कंट्रोल ओवर बंगाल, शेरशाह यूज द रूट थ्रू तेलियागढ़ी इन राजमहल हिल्स, जो कि साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में है। क्लियर। ये मुगल अफगान जो थे अपनी शक्ति जुटाने में लगे थे, इसके लिए उन्होंने बंगाल में लूटपाट किया। तो ये मुगलों से छुप छुपाकर ये काम कर रहे थे, बंगाल में लूटपाट कर रहे थे, तो ये मुगल से छुप कर जाते थे। क्लियर। नाउ वाइल रिटर्निंग फ्रॉम बंगाल, बंगाल से लौटते वक्त लूटपाट किया, इस रास्ते से गया। और वाइल रिटर्निंग फ्रॉम बंगाल, शेर खां वाइल रिटर्निंग फ्रॉम बंगाल, वहाँ से वापस आते वक्त विथ लूटेड वेल्थ, उनके पास लूटी हुई संपदा थी, फ्रॉम बंगाल रूलर्स, बंगाल के शासकों से उन्होंने लूटा था। ये गंगा को पार किए राजमहल के नज़दीक। विथ लूटेड वेल्थ फ्रॉम बंगाल रूलर्स, वाइल रिटर्निंग फ्रॉम बंगाल विथ लूटेड वेल्थ
from Bengal rulers. He crossed Ganga near Rajmahal. Clear? और रोहतासगढ़ पहुंच गए। वो साइलेंटली रोहतासगढ़ पहुंचे विदाउट एनी इंफॉर्मेशन टू मुगल्स। रीच्ड रोहतासगढ़ साइलेंटली विदाउट any information to मुगल्स। ये मुगलों से छुप छुपा कर बंगाल में लूटपाट करके वापस रोहतासगढ़ पहुंच गए। शेर खां कैप्चर रोहतासगढ़ इन 1538 AD। 1538 में ही वो रोहतासगढ़ को कैप्चर कर लिए थे और यही शेर खां captured Rohtasgarh in 1538. In 1538 AD. Clear? Now, अब 1538 में ये बात हो गई कि अफगान शेरशाह अपनी शक्ति जुटाने में लगे हुए थे मुगलों से छिप छिपा कर। क्लियर? नाउ इन 1538 AD शेरशाह सेंट हिज कमांडर खवास खान। चेरो रूल हम लोग पहले ही देख चुके। पलामू का चेरो वंश, वो हम लोग पलामू ध्यान में होगा। हम लोग जब लोकल डायनेस्टी पढ़ रहे थे तो हम लोग रोहतासगढ़, पलामू सारा कुछ मैप में डिपिक्ट किए थे। ध्यान नहीं है तो उस वीडियो को फिर से देख सकते हैं आप, लेकिन वो मैप ध्यान में रखिए। क्लियर? महाराज चेरो वंश का एक शासक था महाराज चेरो। वो अपने सहयोगियों के साथ लूटपाट किया करता था। महाराज चेरो की लूटपाट के कारण यात्रियों के लिए बंगाल आना जाना मुश्किल हो गया था। उसकी मतलब वो इनफैक्ट शेर खां के भी कैंप को लूट लिया करता था। उससे हाथी, घोड़ा, ऊंट, बैल ये सब लूट लिया करता था शेर खां के कैंप से। इनफैक्ट शेर खां के एब्सेंस में वो झारखंड के जंगलों से निकल जाता था और वहाँ जो शेर खां साउथ बिहार का रूलर था, शेर खां साउथ बिहार में घुस जाता था और वहाँ के किसानों को लूटता था। इससे जब वो लूटपाट तो कर रहा था चेरो शासक महाराज चेरो, हम लोग पहले ही देख चुके हैं पलामू का चेरो वंश। क्लियर? तो इसका एक शासक था महाराज चेरो। महाराज चेरो के बारे में बात हो रही है। वो लूटपाट करता था। इनफैक्ट एक बार शेरशाह के भी कैंप को लूट लिया। जब ये लूटा तो शेरशाह ने, एक नाम याद रखना है यहाँ, खवास खां, क्लियर, अपने कमांडर खवास खां को भेजा उनके दमन के लिए, महाराज चेरो के दमन के लिए। ये क्षेत्रीय राजवंश हैं। जो महाराज चेरो थे, चेरो डायनेस्टी के एक रूलर थे। हम लोग क्षेत्रीय लोकल डायनेस्टी पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये झारखंड में ही थे। क्लियर? अब शेर खां अपने कमांडर खवास खां को भेजता है। ये नाम एकदम याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। शेरशाह सेंट हिज कमांडर, शेर शाह सेंट हिज कमांडर खवास खां। क्लियर? फॉर मिलिट्री एक्शन फॉर
मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट चेरो रूलर महारत चेरो। ये दोनों नाम हमें याद रखना है, महारत किनके खिलाफ खवास खां को भेजा था? महारत चेरो के खिलाफ, उनके दमन के लिए भेजा था। क्लियर? नाउ अब ये खवास खां पहुँचे रोहतासगढ़ से पलामू महारत चेरो के दमन के लिए। ना कुछ बुक्स में इसका वर्णन है, इसका डिस्क्राइब किया गया है क्यों इनको भेजा गया, ऑब्जेक्टिव क्या था। तो महारत चेरो के पास एक वाइट एलिफेंट हुआ करता था, जो कि ब्यूटीफुल वाइट एलिफेंट, उसका नाम था श्याम सुंदर। ये नाम भी हमें याद रखना है, श्याम सुंदर, महारत चेरो के हाथी श्याम सुंदर। तो अकॉर्डिंग टू अहमद यादगार, अकॉर्डिंग टू अहमद यादगार, ऑथर ऑफ अहमद यादगार लेखक थे, ऑथर ऑफ तारीखे शेर शाही, इसके ऑथर थे अहमद यादगार। इस बुक के अकॉर्डिंग, अहमद यादगार के अकॉर्डिंग, खवास खां महारत चेरो को दमन करने जाते हैं और उनसे हाथी, श्याम सुंदर नामक हाथी को लेने जाते हैं। और ये जो अहमद यादगार ने तारीखे ये शेरशाही में लिखा है, वो अदर ऑथर्स ने भी डिफरेंट बुक्स में इस चीज़ को डिस्क्राइब किया, इसी बात को, जो कंटेम्प्रेरी इसी के समकालीन जो कुछ ग्रंथ टेक्स्ट थे उसमें ये डिस्क्राइब किया गया है। क्लियर? एंड अदर ऑथर्स, दूसरे ऑथर्स ने भी इस चीज़ को डिस्क्राइब किया है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इन्वेजन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इन्वेजन, इस आक्रमण का, जो खवास खां ने महारत चेरो पे जो आक्रमण किया, उस आक्रमण का क्या उद्देश्य था? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इन्वेजन वॉज to get a white elephant named Shyam Sundar. To get a white elephant named Shyam Sundar. इस हाथी का नाम था श्याम सुंदर। क्लियर? ना खवास खां और दरिया खां, एक और नाम आता है खवास खां एंड दरिया खां।
इन्वेडेड महाराज चेरो, ये शेर शाह ने इनको भेजा और इन दोनों ने महारत, ये तो ऑब्जेक्टिव था इस इन्वेजन का। इन्वेडेड महारत चेरो with 4,000 horsemen, with 4,000 horsemen, 4,000 घुड़सवारों के साथ आक्रमण कर दिया और महारत चेरो को मजबूर किया सरेंडर करने के लिए। कंपेल्ड महारत चेरो टू सरेंडर, कंपेल्ड महारत चेरो टू सरेंडर। सरेंडर करने के लिए इनको कंपेल किया। क्लियर? नाउ मूविंग फर्दर, आगे हम लोग देखते हैं जो वाइट एलिफेंट था उनको शेर शाह के सामने प्रस्तुत किया गया। It is said that white elephant named Shyam Sundar with other looted wealth were produced before शेर शाह। शेर शाह इसको शुभ मानते हैं वाइट एलिफेंट को, और उनको लगता है अब वो मुगल साम्राज्य को हटा सकते हैं। क्लियर? तो 1539 में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, 1539 में बैटल ऑफ चौसा हुआ और 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज हुआ, ये हम लोग बात कर चुके हैं। (1539 AD बैटल ऑफ चौसा एंड इन 1540 AD बैटल ऑफ कन्नौज हुआ। क्लियर? इसमें शेर खां की जीत होती है और हुमायूं हार जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। किनके किनके बीच हुआ ये हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। शेर शाह, शेर खां एंड हुमायूं के बीच। ये जीत जाते हैं, ये हार जाते हैं, डिफीटेड बाय शेर शाह, डिफीटेड बाय शेर शाह, और ये यहाँ से भाग जाते हैं। क्लियर? क्योंकि शेर खां ने हुमायूं को पराजित करके शेर शाह सूरी डायनेस्टी की स्थापना की थी। यहाँ से शुरुआत होती है 1540 से सूरी डायनेस्टी। तो शेर शाह ने सूरी डायनेस्टी का यहीं से स्टैब्लिशमेंट होता है। इस वजह से, इस युद्ध की वजह से इनका नाम रहता है, वो पड़ता है शेर शाह सूरी।
इस युद्ध में विजय होती है शेर खान की, इसलिए इनका नाम पड़ता है शेर शाह सूरी। ना इस विजय के बाद एज अ रिजल्ट ऑफ दिस विक्ट्री, इस विजय की वजह से as a result of this victory, शेर खां या शेर शाह सूरी, शेर खां कैप्चर्ड उनका कब्जा हो जाता है रोहतास टू बीरभूम। हम लोग रोहतास भी देख चुके हैं, रोहतासगढ़ कहाँ है, एंड बीरभूम भी हम लोग जब क्षेत्रीय राजवंश पढ़ रहे थे, लोकल डायनेस्टी पढ़ रहे थे, उस मैप को आप देखेंगे बीरभूम कहाँ है, उसमें है। क्लियर। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस विक्ट्री शेर खां कैप्चर्ड रोहतास टू बीरभूम, और उन्होंने इसके बाद सूरी डायनेस्टी की भी स्थापना करते हैं। 15 साल तक ये रूल करते हैं, फिर मुगल वापस आते हैं। ये बात हम लोग देख चुके हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट शेर खां एंड झारखंड। शेर खां का झारखंड से क्या रिलेशन है, तो हमारे लिए ये कुछ 3-4 नेम इम्पॉर्टेंट है, एंड ये एलिफेंट श्याम सुंदर एलिफेंट। क्लियर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।